दोस्तों, हाल ही में देश के अंदर एक खबर तेजी से फैली थी जिसमें बताया जा रहा था कि राजस्थान के नागौर में लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले हैं जो जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी ज्यादा बड़े हैं। और इतना ही नहीं, यह तक बताया जा रहा था कि लिथियम के भंडार अकेले देश के 80% जरूरतों को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन इस खबर को हाल ही में जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी तरह गलत बताया है। तो क्या ये लिथियम के भंडार की खबर झूठी थी? जानेंगे इस वीडियो के जरिए पूरी खबर को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, देश के अंदर लिथियम के सबसे बड़े भंडार राजस्थान में मिलने की खबर मीडिया में आई थी, लेकिन आने के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ने बताया कि ऐसी किसी भी खबर को अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। जीएसआई द्वारा बताया गया है कि नागौर के डेगाना जिले में 2019 से खुदाई का काम चालू है और वहां टंगस्टन और लिथियम के भंडार की खोज अभी भी जारी है। लेकिन ये कह देना कि राजस्थान में लिथियम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, ये पूरी तरह गलत होगा। जीएसआई का कहना है कि मीडिया में ना जाने कहां से ये बात फैल गई, जिसे सभी अखबारों ने छाप दिया। जीएसआई की ओर से बताया गया है कि लिथियम के भंडार मिलने की कोई खबर ना तो रीजनल हेडक्वार्टर की ओर से और ना ही सेंट्रल हेडक्वार्टर की ओर से जारी की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान का डेगाना बहुत पहले से ही टंगस्टन के लिए फेमस स्पॉट है। ब्रिटिश रूल के समय अंग्रेजों ने 1914 में रेनवाट की पहाड़ी पर टंगस्टन की खोज की थी। लिथियम मिला या नहीं ये अलग बात है, लेकिन लिथियम के मिलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आइए जरा हम आपको बताते हैं कि लिथियम का मिलना भारत के लिए कब फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि लिथियम का यूज बड़े स्केल पर बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन लिथियम के रिफाइनिंग के लिए लार्ज स्केल पर पानी की बहुत जरूरत होती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1 टन लिथियम के प्रोडक्शन के लिए लगभग 22 लाख लीटर पानी खर्च होता है। जी हाँ, अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। जहां एक तरफ लगातार पानी के रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2030 तक 40% भारतीयों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ लिथियम मिलना ही भारत की सबसे बड़ी जीत नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि चिली और बोलीविया जैसे देशों में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये देश गरीब देशों की सूची में ही आते हैं, क्योंकि उनके पास लिथियम तो बहुत है, लेकिन वाटर क्राइसिस है और रिफाइनिंग के प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये देश पीछे ही रह गए हैं। अगर आप चाइना को देखो तो चाइना इस लिथियम इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डोमिनेट कर पाता है क्योंकि उसने वाटर रिसोर्सेज से लेकर रिफाइनिंग तक के चेन को काफी सही से क्रैक कर लिया है और प्रॉपर मैनेजमेंट के चलते आज वो इस फील्ड में बादशाह बना बैठा है। शायद यही कारण है कि आज इंडिया में भी लिथियम की डिमांड को चाइना के जरिए ही पूरा किया जा रहा है। खैर, चलिए दोस्तों, अब आते हैं भारत देश पर। यह बात तो बिल्कुल सच है कि भारत के कई राज्यों में पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। इतना ही नहीं, राजस्थान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि पानी को लेकर वहां क्या हालत बने रहते हैं। ऐसे में लिथियम के ये भंडार मिलने से भी बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं वाला था। लेकिन भारत अगर चाहे तो इस प्रॉब्लम को अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की मदद से सॉल्व कर सकता है। जी हाँ, इंडिया को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो इस लिथियम को देश के अंदर ही रिफाइन कर सके तो ये न केवल फायदेमंद होगा, बल्कि भारत की डिपेंडेंसी चाइना और बाकी देशों से खत्म हो जाएगी। आज के समय की बात करें तो इंडिया में जो लिथियम रिफाइनिंग है वो काफी कम लेवल पर है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिथियम मिलने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रातों रात भारत लिथियम से बैटरी बना लेगा और चीन और दूसरे देशों को आने वाले 1 से 2 सालों में पीछे धकेल देगा। आपको बता दें कि सिर्फ लिथियम मिलना ही काफी नहीं होता, तो उसके बाद रिफाइनिंग करके उसको बैटरी में कन्वर्ट करके उससे पैसा बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें चाइना सबसे आगे है। 2021 में लिथियम रिफाइनिंग के लिए फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए गुजरात को चुना गया था और इसके लिए देश की सबसे बड़ी पावर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर मणिकरण पावर लिमिटेड ने इस पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट भी किया था। इसके अलावा बात करें तो भारत में और कई भी दिग्गज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लिथियम रिफाइनिंग के लिए आगे जा रही हैं। और जैसे हाल ही में तेलंगाना की अमर राजा जो लिथियम बैटरीज के लिए फेमस है, इन्होंने 9500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। जैसे आज भारत बिना ऑयल प्रोडक्शन के भी ऑयल रिफाइनिंग के बाद एक्सपोर्ट करके खूब पैसे कमाता है, ठीक वैसे ही इंडिया सिर्फ अगर लिथियम की बात करेगा तो उसे लिथियम रिफाइन के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जिससे भारत का बहुत सा पैसा इसमें खर्च होगा। वहीं अगर इंडिया एक बड़ी लिथियम रिफाइनरी सेटअप करता है तो वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है और डिपेंडेंसी भी खत्म कर सकता है। अब जब आप इतना सब कुछ जान चुके हैं दोस्तों, तो आपको बताते हैं कि आखिर ये लिथियम है क्या, जिसको लेकर दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट इस पर नजर लगाए बैठी है। लिथियम एक रेयर एलिमेंट है। ये बहुत सॉफ्ट चांदी जैसा सफेद धातु होता है। पूरे विश्व में जैसे पेट्रोल और क्रूड ऑयल को
काला सोना कहा जाता है, ठीक उसी तरह से लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है जो कि हाईली रिएक्टिव है, जिसका मतलब यह है कि यह एलिमेंट आसानी से अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बना सकता है। इसका मतलब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी जैसी चीजों में किया जाता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लिथियम का उपयोग सिरेमिक, कांच और ल्यूब्रिकेंट के प्रोडक्शन में किया जाता है। आज की तारीख में लिथियम के सबसे बड़े भंडार से भरे देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, वहीं अगर पूरी दुनिया के लिथियम की बात करें तो ज्यादातर देश बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से लिथियम लेते हैं, इसलिए इन देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। आइए जरा ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये लिथियम बैटरी से बने ईवी हमारे फ्यूचर को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे, तो सिर्फ इनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहना बेवकूफी हो सकती है। और इतना ही नहीं, ये रिसोर्सेज नेचर को भी कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। इसलिए कई देशों ने मिलकर इस पर बैठक कर ये डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, जो इंसान और नेचर दोनों के लिए प्रॉफिटेबल भी हो और चीपर भी रहे। बात यह है कि ईवी जीरो कार्बन एमिशन जनरेट करते हैं, जिसका मतलब है कि इनसे एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इतना ही नहीं, बीते साल नवंबर में जिस समय भारत को G20 का नया अध्यक्ष घोषित किया गया, भारत ने नेचर और इसकी सेफ्टी को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी थी। बात अगर फ्यूल की करें तो इसके ट्रांसपोर्ट से लेकर इसे स्टोर करने में काफी खर्चा होता है, जो कि इसे आम आदमी की पहुंच से बाहर करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं, साथ ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स को भी लागू कर रही हैं। लगातार बैटरी इंडस्ट्री में सुधार ईवी को पॉकेट फ्रेंडली बना रहे हैं, जिससे कंज्यूमर्स डेली रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे दोस्तों ईवी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस की भी डिमांड बढ़ेगी। कुल मिलाकर ईवी के लिए इंटरेस्ट आने वाले सालों में काफी बढ़ने वाला है, और अगर हम इस तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। इंडिया लगातार देश की तरक्की के साथ साथ एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में पता चला है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने सस्टेनेबल गोल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार ने 2027 तक सभी डीजल गाड़ियों को बंद करने का बड़ा फैसला भी लिया है, और 2030 तक बताया जा रहा है भारत 70% तक पेट्रोल गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत नए नए मुकाम भी हासिल कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत लिथियम के भंडार मिलने के साथ साथ उनका फायदा उठाने के लिए किस तरह के कदम उठाएगा, क्योंकि भारत अगर सच में ईवी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है तो उसे वाटर और रिफाइनिंग रिसोर्सेज पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, आज की वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि चैनल से जुड़े सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।